ऑल राइट। ओके बेटा, देखो कल मैंने आपको मेटामर समझाया था, चेन आइसोमर क्या होता है, पोजीशन आइसोमर क्या होता है, यहां तक समझाया था। आज से स्टार्ट करूंगा मैं रिंग चेन। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या बातों का ध्यान रखना होता है। देखो सबसे पहले कंडीशन है मॉलिक्यूल पे रिंग चेन शो करने के लिए, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं चाहूं कि C4NH10 से रिंग भी बना लूं और चेन भी बना लूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार ही बना के देखते हैं, 4 कार्बन सीधा रख लिया और 10 हाइड्रोजन मेरे को लगाना है, तो एक बार ही चेक कर लेते हैं। पूरे 10 लग गए। अब मैं सोचूं कि 4 कार्बन को कनेक्ट करते हुए एक रिंग बनाऊं, तो कितने लोग कह रहे हैं, यहां 8 हाइड्रोजन आ गए, 2 कम हो गया। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ तो आपको समझ में भी आएगा क्यों हुआ। क्योंकि रिंग जब बनाते हो तो ये कार्बन हाइड्रोजन एक बॉन्ड ब्रेक करके, इसको ब्रेक करके इनकी जगह पे एक बॉन्ड फॉर्म करते हो। सो बेसिकली यू रिमूव दीज 2 हाइड्रोजन एंड ज्वाइन देम टुगेदर। और अगर आप पाई बॉन्ड बनाते हो तो भी यही काम करते हो। नहीं, अगर आपको पाई निकालना है तो क्या करोगे, इसको मतलब ये अगर यहां लगाना है तो ये 2 हाइड्रोजन को हटा के इनमें सिर्फ एक बॉन्ड बना दो। जैसे मैं एक बॉन्ड बना दूं तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, क्योंकि वैलेंसी इनकी कार्बन कार्बन के खुद के बॉन्ड से क्या हो गई, सेटिस्फाई। यानी कि अगर मेरे को करना भी है, रिंग बनाना है या ये बनाना है, दोनों का फॉर्मूला आप देखो, क्या ये C4H8 है, चेक करो। क्या समझ में आया? अगर अल्केन के फॉर्म से 2 हाइड्रोजन गायब कर दें तो 2 पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि एक डबल बॉन्ड लगा दूं, यानी एक पाई लगा दूं, या बिना पाई लगाए हुए रिंग स्ट्रक्चर बना दूं। समझ आया? तो चलो, ये तो मैंने आपको लिख करके समझाया। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आए होंगे, आपको कॉल खुद लेना पड़ेगा कि यार इसमें मैं करूं या नहीं करूं, रिंग स्ट्रक्चर बनाऊं या नहीं बनाऊं, कैसे लेंगे? तो उसका एक थ्योरेटिकल तरीका है सोचने का, एंड उस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हेडिंग डालो, इसी के अंदर रिंग चेन आइसोमरिज्म के अंदर लिख लेना। पहले तो ये लिख लो कि दीज आर रिंग चेन आइसोमर, दिस एंड दिस आर रिंग चेन आइसोमर। ओके, पहले ये लिख लो कि जब आप इससे 2 हाइड्रोजन निकालते हो C4H10 से, -2H निकालते हो तो यू गेट दिस, एंड इसमें भी -2H निकालते हो तो यू गेट दिस। यानी फॉर्मूला दोनों का क्या है, C4H8। तो यानी C4H8 से हम एल्कीन बना सकते हैं, साथ के साथ साइक्लो अल्केन भी बना सकते हैं। लिख लिया? हाँ जी। कौन सा? ये रिंग नहीं, ये चेन है ना, तो चेन रिंग, रिंग चेन आइसोमर। मतलब अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप चेन बना सको और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिंग बना सको, तो ऐसे 2 आइसोमर को क्या नाम देंगे, रिंग चेन आइसोमर। इज दैट क्लियर? ओके जी।
अब हमें पता कैसे चलेगा किस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से चेन बनाना है, रिंग बनाना है और किससे नहीं बनाना है? उसी को फिगर आउट करने के लिए ही हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो बेटा, अनसैचुरेशन नाम से ही क्लियर होता है कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो। यहां वर्ड इसलिए डाला गया क्योंकि इससे हमें रिंग को भी पता करना है कि रिंग बन सकता है, क्योंकि जहां पाई बॉन्ड बन सकता है वहां रिंग भी बन सकता है। आप देखो, वन पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट, फॉर्मूला वाइज इक्विवेलेंट टू पुट अ सिंगल रिंग। इसमें पाई बॉन्ड डाला था, इसमें रिंग में कोई पाई बॉन्ड नहीं डाला है, तो मतलब ये पाई बॉन्ड गायब होकर रिंग बन गया। तो कहने का मतलब है कि फिगर आउट कैसे करना है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शॉर्ट फॉर्म में DOU, या इसी को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। या इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। एक ही बात है बेटा, तीनों नाम का एक ही मतलब है। देखो कैसे निकालेंगे इसको। अगर मैं बोलूं आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, तो उसका एक सिंपल तरीका है। जैसे मान लो आपको एक रैंडमली कोई मॉलिक्यूल दे दिया, बोल दिया कि C4H6, इसके अंदर बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। तो आपको करना क्या है पता है? ना ना ना, आपको ये 4 कार्बन कंटेनिंग सबसे पहले बनाना है बिल्कुल सैचुरेटेड फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म। तो 4 कार्बन मैं सीधा सीधा अरेंज कर दूंगा। और कितने हाइड्रोजन इसमें लगाने हैं हमें बताओ, जोड़ो कितने में? 4, ऊपर नीचे मिला के 8 हाइड्रोजन, किनारे किनारे वाला मिला दिया तो 10। तो फॉर्मूला क्या आ गया? C4H10। ये ऐसा फॉर्म है जो कि अनसैचुरेटेड चेन फॉर्म। डू यू गाइस एग्री? सॉरी, सैचुरेटेड चेन फॉर्म है। इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है और चेन फॉर्म, रिंग में भी नहीं लेके गए। इस फॉर्म से एक्चुअल में कितने हाइड्रोजन गायब हुए वो देख सकते हो, कि कार्बन सेम ही रखा है मैंने। कितने हाइड्रोजन गायब हुए? ये 4 हाइड्रोजन रिमूव्ड हुए। तो डिवाइडेड बाई जो 2 करोगे ना, यही देगा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव्ड डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 2 हाइड्रोजन गायब करने से एक डबल बॉन्ड बनता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन रिमूव करने से 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्रिएट होगा। इज दैट क्लियर? तो आप इसको एक नॉर्मल फॉर्म में लिखो कि if the given molecular formula, write it down, if the given molecular formula differs by 2 hydrogen, from the molecular formula containing same number of carbon and other heteroatom containing same number of carbon, from the molecular formula containing same number of carbon and same number of heteroatoms but saturated chain form, but containing saturated chain form, then degree of unsaturation or IHD or DBE is equal to 1. Saturated chain form, ओपन चेन फॉर्म या चेन फॉर्म। मतलब देख यार, इतनी कहानी लंबी लंबी लिखाई है ना, सिंपल तरीके से कैसे समझाया। जो फॉर्मूला दिया हो उसमें कार्बन देखो, उतने कार्बन का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओ,
और हाइड्रोजन अपने हिसाब से एडजस्ट करो। जितने हाइड्रोजन यहाँ आते हैं उसका फॉर्मूला देख लो, उसमें से ये देख लो कि जो फॉर्मूला दिया हुआ था उसमें कितना गायब हुआ है हाइड्रोजन। जितने हाइड्रोजन गायब डिवाइडेड बाई 2 इज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो इसी को मैंने आपको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखवाया कि इफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज 1 या इफ 2 हाइड्रोजन आर रिमूव्ड फ्रॉम कहां से कहां तक, जो गिवन फॉर्मूला है एंड जो फॉर्मूला डिराइव्ड है कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हेटेरो एटम, if that is deprived of 2 hydrogen it is equivalent to 1 degree of unsaturation. Is that clear? अब आप उसको एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हो कि हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन C4H6। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन C4H6। तो क्या करोगे, स्टेप्स क्या है? सबसे पहले क्या है, 4 कार्बन लेते हुए ओपन चेन का एक फॉर्मूला डिराइव करो जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। Write the formula containing 4 carbon open chain molecule without any double bond. And take the difference, जितना हाइड्रोजन का डिफरेंस पता चलता है divided by 2 will give you degree of unsaturation. क्या? नहीं, कोई भी एक पाई बॉन्ड डालते हो तो 2 हाइड्रोजन गायब करेगा। ट्रिपल बॉन्ड में डालोगे तो 4 हाइड्रोजन गायब होंगे। देखो ये गायब करोगे तो एक पाई बॉन्ड, इनको गायब करोगे तो दूसरा पाई बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड बनने में कितने हाइड्रोजन गए? 4। तो सिंपल हिसाब रखो, 2 हाइड्रोजन गया तो एक पाई बॉन्ड लगा सकते हैं। समझ गए? अच्छा जी, चलो ये तो एकदम बिल्कुल एकदम ही सिंपल तरीका है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आप फिगर आउट करो, निकालो तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन C4H7N, निकालो इसमें C4H7N में कितने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होंगे? कितना आ रहा है? बनाया पहले आप लोगों ने? कैसे पहले ओपन चेन बनाते? 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो ये 2 और ये 9 थे, 9 2 कितने हो गए? 11। फॉर्मूला क्या हुआ? C4H11N। अरे देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10 11 11 हुआ ना? सबकी वैलेंसी कंप्लीट करते हुए देखना है, इस जगह से यहां पहुंचना है। कितने हाइड्रोजन गायब हुए? कितने गायब हुए? 11 - 7, नंबर ऑफ क्या? क्यों एक्स मान लिया था? हेटेरो एटम को भी रखना है सेम, और उसमें जो भी वैलेंसी है सेटिस्फाई करने के लिए उसको रखना है। 3 होती है ना नॉर्मल, तो सबको हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना है। नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना आया? 4। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो? 4/2। कितना आ गया? आया बात समझ में? चलो एक और करते हैं, थर्ड। फाइंड द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन C3H6O। फाइंड द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन C3H6O।
बोलो। C3H6O कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। सिंपल है। 3 कार्बन, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया, तो C4H8O आता। ये कौन सा फॉर्म है? चेन सैचुरेटेड। 3 आ गया। ओके ओके ओके, तो 1 2 3, तो C3 कितना आ गया? ओ, डिफरेंस, ये 2 हाइड्रोजन डिप्राइव्ड है, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया अपना? समझ में आया? चलो अब इसमें निकालो। C4H7NO करना है यार अभी। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो इसमें डबल बॉन्ड ओ डाल दें? तो डबल बॉन्ड ओ डाल दिया। अभी मैंने क्या लिखवाया था, किससे डिफरेंस लेना है? सैचुरेटेड। इज इट सैचुरेटेड फॉर्म? कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ जाए वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। समझ गए? तो ये रेफरेंस नहीं हो सकता। रेफरेंस ओपन चेन विदाउट हैविंग एनी पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर यू हैव टू मेक। अनसैचुरेटेड ही मानेंगे। हाँ, अनसैचुरेशन का मतलब सिंपल सिंपल सा है कि जिसमें भी कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो वो सब अनसैचुरेटेड फॉर्म है। ओपन चेन सैचुरेटेड बनाना है, ये बात दिमाग में रखो। क्या हुआ? हाँ, बना रहे? ओके बड़ी, बना रहे सबका? ऑलराइट, देखते हैं आ जाओ। 4 कार्बन, 1 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन। नहीं कर सकते। डबल बॉन्ड होना ही नहीं चाहिए यार, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? सैचुरेटेड, बहुत फर्क पड़ता है। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सा बात है। इज दैट क्लियर? कितने बने? 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बना। C4H11NO, यहां से कहां पहुंचना है? यहाँ कितने हाइड्रोजन गायब हुए? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया? कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहेगा, देखो ना। हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वो ये कहना चाह रहे सर बीच में मान लो डाल दिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यार, उसकी वैलेंसी जितनी है उतने ही कंज्यूम करेगा। देखो फॉर्मूला दोनों का। यही करना चाह रहे हो? हाँ हाँ बाबा, ये तो OH करना पड़ेगा वैलेंसी। अब चेक करो, कोई फर्क पड़ा फॉर्मूले से? नहीं पड़ता है, वही समझा रहा हूँ। नॉर्मल वैलेंसी जब तक डिस्टर्ब नहीं करोगे फॉर्मूले पे फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट इट? सेमी फॉर्मूला आएगा। सैचुरेटेड चाहे इस फॉर्म में इस फॉर्म में ये बनाओ, हमें तो बस एक सैचुरेटेड फॉर्म चाहिए, इसलिए मैंने एकदम सिंपल सिंपल करके रखा है। समझ आ गया? अब आओ तुम्हारा गेम करते तुम लोग, ठीक है? चलो C4 गेम करो, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। कर ले यार, पहले कर तो ले। लिख के कर तो, क्यों स्पेकुलेट क्यों करता है जब मेथड पता है तो? मेथड फॉलो करो, आंसर आएगा। स्पेकुलेशन करता है। कितना आ रहा है आंसर? 0 कितने लोग आए हैं? अरे हाँ, हर रोल कटे तो करो, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। 0 है।
0 आ रहा है सभी का? सिंपल है ना? देख बेटा, 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, फॉर्मूला क्या आ गया? C4H8। मतलब यहां से यहां कोई हाइड्रोजन गायब नहीं हुआ, 0 हाइड्रोजन का डिफरेंस, तो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आएगा भी। आ गया समझ में? इजी है ना? निकालना कोई तकलीफ वाला काम नहीं है, बेहद आसान है। वैसे बताऊं, एक फॉर्मूला भी है बट उसका यूज कम करना, यही तरीका सबसे प्रूवन है। एक फॉर्मूला भी है, अगर आपको डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ना, सुन लो, ये होता है नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉर्मूला +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन बाई 2। की पॉइंट यहां है, नोट, मोनोवेलेंट atoms like what? Chlorine, bromine, iodine, fluorine are taken as hydrogen during this calculation। नहीं तो गेम हो जाएगा। जैसे इसी में लगा के देखते हैं, बताओ डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ कार्बन कितना था फॉर्मूले में? 4 +1 माइनस हाइड्रोजन कितना? 8 दिख रहा है, बट क्लोरीन को भी हाइड्रोजन ही मानना है, तो कितना हो गया? 10। नाइट्रोजन कितना है? एक भी नहीं सर, डिवाइडेड बाई 2। 5 - 5 कितना आता है? लड्डू आता है। ओके जी, इसके पहले वाले जितने मैंने फॉर्मूले बताए हैं सब में निकालो फटाफट इसका यूज करके। कर ले यार, पहले जो बोल रहे सो कर। आइए आइए दिखाता हूं। C4H7NO वाले में हमारा डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आया कितना था? कितना आया था? 2 ना? आओ मैथ कराते हैं। 4 + 1 फॉर्मूले से, ठीक, माइनस देखो हाइड्रोजन कितना है मोटू? 7 माइनस नाइट्रोजन कितना है? ओनली 1 डिवाइडेड बाई 2 लगा। 5 - 7 में से 1 गया, 6/2 3 कितना है? जोड़ने घटाना सिखाना पड़ेगा, यही दिन आ गए मेरे पास। आ रहा है सबको समझ में? सो इट इज एन इजी टास्क। अब आओ मजेदार चीज समझाता हूं कि अगर किसी फॉर्मूले से, ध्यान रखना अभी तक नहीं कर रहे थे, जब तक सिर्फ चेन पोजीशन निकालना था तब तक हमने कुछ नहीं किया। अब जैसे ही रिंग चेन या आगे के आइसोमर आएंगे फंक्शनल, उसमें सबसे पहला काम यही करना है, पहले फॉर्मूले से निकालो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, और फिर अब डायमेंशंस और ओपन हो जाएंगे। मतलब क्या मैं रिंग बना सकता हूं इस फॉर्मूले से? क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में। तो रिंग तभी बना सकते हो जब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कम से कम 1। दो तरह के स्ट्रक्चर सब बनना शुरू हो जाएंगे। नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। इफ एनी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैव डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1, if any molecular formula have degree of unsaturation 1, then two possible structures
two possible structures can be drawn, two possible set of structures can be drawn, two possible set of structures. पहला कौन सा? ओपन चेन विथ वन पाई बॉन्ड, एंड दूसरा कौन सा? साइक्लिक मॉलिक्यूल विथ नो पाई बॉन्ड। तो कहना ये चाह रहा हूं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होने का मतलब ईदर यू हैव वन पाई ओपन चेन या वन रिंग with zero pi. Similarly, if DOU is 2, देखो तबाही मच जाएगी इसमें। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हुआ तो देखो क्या क्या कर सकते हो। पहला, अगर ओपन चेन बना रहे हो तो क्या कर सकते हो? दो पाई बॉन्ड। सुनिए यार, इधर ध्यान से, इधर 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 ध्यान, बात नहीं। ओपन चेन विथ टू ओपन नहीं, बदमाशी नहीं करो, इधर ध्यान दो। ओपन चेन विथ टू पाई बॉन्ड, ओके, दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू। द अदर थिंग इज you can have one pi plus one ring structure. Third thing is two rings with no pi. मजेदार बात यह है, इसके सब डिविजन्स करोगे तो पागल हो जाओगे। स्पाइरो बाइसाइक्लो अनफ्यूज्ड टू रिंग, मतलब समझे क्या? स्पाइरो का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ब्रिज कार्बन कॉमन हो, ये इसको बोलते हैं स्पाइरो। और बाइसाइक्लो इसको बोलते हैं जिसमें दो दो कार्बन कॉमन हो, बिल्कुल बात नहीं होना चाहिए, ऐसे वाले, ये खतरनाक मॉलिक्यूल। ये बाइसाइक्लो है, दो ब्रिज कार्बन कॉमन है इसमें, टू ब्रिज कार्बन वन ब्रिज कार्बन, ये फ्यूज्ड है रिंग। और अनफ्यूज्ड का मतलब हुआ कि भाई आपने एक ऐसे बना लो और दूसरा ऐसे बना लो, सॉरी इंडिपेंडेंट रिंग्स, ये डबल रिंग वाले कंपनी। रिंग इसमें भी दो है, इसमें भी दो ही मानेंगे, इसमें भी। ये सभी का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आता है? 2 ही आता है। समझ गए? तो अब तुम मजे की बात सोचो, अगर मुझे तुम्हें एक पूरा दिन में 2 क्वेश्चन में ही निकलवा देना हो तो मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3, 4, 5 ले लूंगा तो तुम्हारा दिन बीत जाएगा, सुबह से रात हो जाएगी और आंसर तब भी क्लियर नहीं आएगा, क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल में नहीं आ रहा है तो इतने कॉम्प्लेक्स वाले में कहां से आएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो एकदम कैटेगराइज करके क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूरे नहीं पूछ सकता ऑल द आइसोमर्स। अभी देखो निकलवाते हैं ना, बड़ा एक छोटा सा मॉलिक्यूल होगा, बहुत मजा आएगा। पहले इसको हेलो, ऑल राइट बड़ी, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या समझाया अभी आपको कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है तो इससे 2 पॉसिबिलिटी ओपन होती है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो जो ओपन चेन हो, उसमें एक पाई बॉन्ड हो, या ऐसे स्ट्रक्चर भी बना सकते हो जिसमें एक भी पाई बॉन्ड ना हो बट वो साइक्लिक होना चाहिए, एक रिंग वाला। आया समझ में? ऐसे ही 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाए तो आप 3 पॉसिबल डायमेंशंस में जा सकते हो। ओपन चेन, कोई रिंग नहीं होना चाहिए लेकिन 2 पाई बॉन्ड कंपलसरी है, वन रिंग के साथ एक पाई बॉन्ड कंपलसरी है, डबल रिंग स्ट्रक्चर विदाउट एनी पाई बॉन्ड। अब ये जो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स है ना, इनमें क्या क्या कर सकते हो क्रिएटिविटी, वो मैंने बताया कि 2 रिंग हो सकता है कोई भी कॉमन कार्बन ना लिए हो,
और दो रिंग ज्वाइन करते समय हो सकता है कोई कॉमन कार्बन हो जाए जो दोनों रिंग का पार्ट हो, और ऐसे दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं कॉमन वाले जिसमें एक कॉमन कार्बन और इसमें दो कॉमन कार्बन है। देख ये एक रिंग हुआ और ये दूसरा रिंग हुआ, तो दोनों में ये दो कार्बन कॉमन थे ना। ऐसे कंपाउंड जिसमें दो कॉमन कार्बन या दो ब्रिज कार्बन होते हैं उसको बाईसाइक्लो बोलते हैं, और जिसमें एक ही कॉमन कार्बन होता है उसको बोलते हैं स्पाइरो। ये फ्यूज्ड रिंग्स हैं। फ्यूज्ड रिंग इसलिए कि दोनों रिंग का कोई ना कोई एक कार्बन कॉमन हो गया, दोनों में जुड़ गए एक दूसरे में। फ्यूजन हो गया मतलब जुड़ना है यार। ये अनफ्यूज्ड है, इसका कार्बन इसके रिंग का पार्ट नहीं है और इसका कोई भी कार्बन इसके रिंग का पार्ट नहीं है, ये अनफ्यूज्ड रिंग है। तो आप ऐसे तीन पॉसिबल डायमेंशंस में जा सकते हो जस्ट इन टू रिंग स्ट्रक्चर्स। इज दैट क्लियर? इफ दिस इज क्लियर टू यू, सिमिलरली आप ऐसे एक्सटेंड करते जाओ, 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा। फिलहाल अभी हम सिर्फ 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की तबाही आपको दिखाते हैं कि क्या हो सकता है। डू इट एवरीवन, gear up for the tabahi in the next question. Write down, find the ready everyone, let's do it then. Chalo, find the total number of structural isomer possible for C4H8। पहला C4H8, दूसरा लिखो C5H10, तीसरा लिखेंगे C4H6। अभी बस तीन ही करते हैं। बाय द वे मैं बता दूं, IIT जेई ने ये क्वेश्चन पूछा है इंटीजर टाइप में, और उसने सिर्फ पूछा था साइक्लिक कितने बनेंगे इसमें, स्ट्रक्चरल वाला। तो खैर हमने तो ये पूरे डायमेंशन किए हैं, आप डिविजन्स भी ऐसे करके बताना तो बेटर है। मतलब पहले ओपन चेन वाले सारे बना लेना जितने बन रहे होंगे, फिर आप ये बनाना। अगर डबल रिंग बन रहा है, डबल रिंग वाला, तो इसमें भी आना। ऐसे कर करके ट्राई करो जल्दी, देखते हैं क्या करते हैं। कम ऑन, डू इट एवरीबॉडी। हाँ बिल्कुल सही, सबसे पहले क्या निकालना है। हाँ, क्योंकि बिना उसके पता ही नहीं चलेगा मैं किधर, अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाएगी। ये पता है तो इससे हम सब कुछ आइडिया लगा सकते हैं। चलिए चलो, पहला हो गया। फर्स्ट में कितने आए, आओ देखते हैं। सबसे पहले बताओ बेटा, C4H8 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना आया? 1 आया।
क्या सबने फॉर्मूला लगा के देख लिया है? बोलो दोनों में से कोई तरीका। आओ, डिग्री ऑफ वन, पहले मैं ब्रैकेट बनाता हूं। सबसे पहले कौन सा? 1 पाई ओपन चेन, ये सुनो, एंड दूसरा बनाऊंगा रिंग। ध्यान से देखो, ओपन चेन में मैं क्या कर सकता हूं? 4 कार्बन, फिर थोड़ा सा कम करूंगा। अब मैं पाई बॉन्ड डालूंगा, यहां पाई बॉन्ड एक बना। कितने लोग कह रहे हैं पाई बीच में भी हो सकता है? अरे चेन एंड पोजीशन जो कल कर रहे थे। और कितने लोग कह रहे हैं इसके अबाउट तीनों तरफ आइडेंटिकल है, तो कहीं एक जगह डाल दो, एक ही बात है। तो कितने मिले इसके स्ट्रक्चर? 1 2 एंड 3। रिंग में 4 कार्बन से स्टार्ट करेंगे, 3 कार्बन करेंगे तो एक ब्रांचिंग हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5, इसका आंसर 5 है। कितने लोगों का सही हुआ? वेरी गुड, सही होगा, बहुत बढ़िया बात है, गुड स्टार्ट। नाउ यू कैपिटलाइज दिस लीड इनटू दिस। हाँ इसमें जाएगा, थोड़ा लंबा होगा बट बहुत ज्यादा भी नहीं होगा ये। अरे बाबा, हमें रिंग बनाना है एक ही, तो रिंग मैक्सिमम 4 कार्बन की बना सकता हूं, क्योंकि फॉर्मूले में 4 कार्बन थे। और फिर मैं 3 का भी तो बना सकता हूं, तो इसलिए 3 बनाऊंगा तो एक ब्रांचिंग हो जाएगा। हाँ जी, कितने बन रहे हैं 5 10 वाले का? मुझे दोनों का अलग अलग आंसर करो। ओपन चेन 6 ओपन चेन बन रहा है, मेरे ख्याल से गलत है बट फिर भी चलो। 6 ओपन चेन नहीं बनेगा, सिर्फ स्ट्रक्चरल मैंने बोला है, और ये सिस ट्रांस वगैरह मत इंक्लूड करना, सिर्फ स्ट्रक्चरल बोला है, मतलब चेन पोजीशन मेटामर एंड ये सब। 6 नहीं है, 4 भी गलत है। गेस कर, आए तो बता। चलो हो सकता है, वैसे 6 बन रहे। ओके बेटा, चलो कोई बात नहीं। आप साइक्लिक वाला कितना बनाए ना? साइक्लिक वाले में आ जाओ, मैं सॉल्व करता हूँ ना। सब लोग डन हो ना, मैं चलूं? नहीं, दोनों को अलग अलग बना के बताना है। 6 + 4 ऐसे आ रहा है, ठीक। 6 4 आ रहा है, आओ देख लेते हैं। आओ सबसे पहले तुम लोग का C4H C5H10, कम ऑन एवरीवन, सी हियर। सब लोगों ने हो गया ना? अभी बोलना नहीं कि टाइम नहीं दिया। C5H10 है। डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1। डू यू गाइस एग्री? पहला ओपन चेन विथ 1 पाई, ओपन चेन विथ 1 पाई। मेरी बात ध्यान से सुनो, ओपन चेन विथ 1 पाई का अगर मैं बात करूं, C5H10 कितने कार्बन है? 5 है। सीधा सीधा चेन बनाओ, एक ब्रांचिंग,
याद करो मैंने हर बार आपको यही सिखाया, सबसे पहले चेन आइसोमर डेवलप करो। अब पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज करेंगे। बताओ यहां पाई लग सकता है? कितने लोग कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 पाई यहां पे भी लग सकता है। अब कितने लोग कह रहे हैं पीछे लाएंगे? एक ही बात है। इस कार्बन के अबाउट इधर इधर सिमेट्री है, तो इधर लगाऊं या नीचे लगाऊं, एक ही बात। इधर लगा दो, दूसरी बात, और एकदम किनारे लगा दो, तीसरी बात। और यहां बनेगा ही नहीं। कितने लोग कह रहे हैं इसका पेट ही फट गया, 5 बॉन्ड नहीं बन सकते। इसलिए मैंने बोला था 6 गलत है। उनको याद था यार आंसर इसका, 5 5 है दोनों का। किसमें मोटू? अभी जब बता रहा था कान बंद कर लिया था क्या? इस कार्बन के अबाउट इधर लगाओ या इधर लगाओ, एक ही बात। क्योंकि जैसे ही तुम पाई बॉन्ड यहां डालोगे ये पेरेंट चेन हो जाएगा। 2 मिथाइल ये भी है, ये भी 2 मिथाइल, ये भी 2 मिथाइल है, यहां डालोगे तो भी 2 मिथाइल। इसलिए सिमेट्री पहचानो, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, नहीं तो गलतियां करोगे। और ये गलतियां अगर आप कर रहे हो तो पहले केमिकल बॉन्डिंग में ये सीख लो कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट कभी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है कार्बन। पेट फाड़ दिया तुम लोगों ने, दैट्स नॉट अलाउड। ये अच्छा, ये गलती कितने लोगों ने करी थी? हाथ उठाओ। नालायकों, सुधर जाओ तुम लोग, सुधर जाओ। ठीक है चलो आगे बढ़े। तो 5 मिल गया ना कंफर्म? 4 पता नहीं कैसे बनाया था यार तुम लोगों ने। आओ देखते हैं। अब बात करते हैं किसकी? साइक्लिक की। वैसे इसका आंसर 5 आएगा, पहले ही बता दे रहा हूं, बढ़ाओ करके देख लेते हैं। कितने कार्बन थे टोटल? 5 और 10, तो 5 कार्बन का ऐसा बना ले। अब इसमें चेन आइसोमर बनाते हैं, मतलब 4 कार्बन कर दूं, 1 बना। अब इसमें 3 कार्बन कर दूं, 2 आए। अब 2 में थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ। दोनों को इकट्ठे रख लिया तो इथाइल, दोनों में अलग अलग कर दिया तो मिथाइल, और सेम ही पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे। 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। स्टीरियो ले लेंगे तो और मजा आ जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, दोनों जगह बहुत मजा आने वाला है। स्टीरियो, लेकिन वो अभी ले नहीं रहे, इसलिए अभी आप चैन से रहो। कितने आंसर आ गए? किसी का सही हुआ था? एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर्स बनाए थे। अरे गुड, कोई बात नहीं। अब अगर इतना सबको आपको समझ में आ गया है तो ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन था। कौन सा बचा है? C4H। ये आपका टेस्ट करेगा कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो। डू इट एवरीवन। हाँ बेटा, 2 पाई में ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, डाईन भी बन सकता है। 2 पाई है, बस इतना ही कंडीशन है, दिमाग लगाओ। करो। चलो आओ देखते हैं। आप लोगों ने ट्राई कर लिया C4H6। चलिए आपका आंसर पहले लिख लेता हूं। 9, 8 भी आया। अच्छा देखो, एक कोइंसिडेंस बताता हूँ, हो सकता है आपके ना नंबर सही हो जाए बट स्ट्रक्चर गलत हो जाए, तो उसको भी मार्क करना, उसको भी हम गलत ही मानेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हूं आप लोगों को।
आओ चलो चेक करते हैं। सबसे पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फॉर्मूला लगाया, कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन बाई 2। कार्बन 4 था, हाइड्रोजन 6 है, नाइट्रोजन एक भी नहीं है, तो 5 माइनस 3 कितना आ गया 2। सबको क्लियर है यहां तक? अब देखो इसका मैं सबसे पहला पॉइंट, 3 कैटेगरी बनेगी ना डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 2 में, 2 पाई, 1 पाई 1 रिंग, 2 रिंग, ये सुनो 3 कैटेगरी। तो पहला मैं ले रहा हूं चेन विथ 2 पाई। अच्छा जैसे ही 2 पाई आया, कितने लोगों के दिमाग में ये आया कि सर 2 पाई का मतलब 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले लेके चलूंगा सब कैटेगरी ट्रिपल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स जिसमें 2 पाई। कितने कार्बन थे? 4। मैं 4 का पहले एक ये बनाऊंगा एंड फिर इंसर्ट करूंगा ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड किया, यहां बन गया, ट्रिपल बॉन्ड यहां किया, ये भी बन गया। यहां ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता, ये गलत हो जाएगा, 5 बॉन्ड आ जाएंगे जो कि गलत है। यहां कहीं भी नहीं बन सकता, तो यानी ट्रिपल बॉन्ड के कितने स्ट्रक्चर बने? 2। ये मैं लिख लिया। बी कैटेगरी में आता हूं, डाइईन, डाइईन जिसको बोलते हैं। 4 कार्बन थे, डाइईन बनाना है, तो पहले तो मैं चारों को लीनियरली अटैच कर लूं, यहां यहां बना दूं। फिर कितने लोग कह रहे हैं कि सर अल्टरनेट भी लगा सकते हो, एंड फिर एक ब्रांचिंग करके देखता हूं क्या डाइईन बना पाऊंगा क्या? कभी नहीं बन पाएगा, 5 बॉन्ड वाली कहानी है। तो डाइईन के भी कितने स्ट्रक्चर बने? तो 2 बने एल्काइन के, 2 बने डाइईन के। ओपन चेन में और कुछ, तो इसका आंसर कितना है? 4। ऐसे करके करना है ताकि गलतियां ना हो आपसे। बिल्कुल जैसे मैं नोट करवा रहा हूं, जैसे सिस्टम बना रहा हूं, वैसे ही आपको भी बनाना है। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी, 1 पाई प्लस 1 रिंग। अच्छा जी, हमारे पास टोटल कितने कार्बन है? तो 4 कार्बन की सबसे पहले सबसे लंबी चेन बनाते हैं, मतलब रिंग वाली, और एक पाई डालना है तो अंदर ही कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या इसका चेन आइसोमर बना सकते हैं 3 कार्बन करके? बिल्कुल बना सकते हैं, एक कार्बन ऊपर। अब बात आती है पाई लगाने की। पाई मैं दोनों जगह लगा सकता हूं, बाहर भी एंड, तो सबसे पहले बाहर से ही शुरुआत करते हैं, अंदर आते हैं, अंदर और आते हैं, पोजीशन बदलते हैं। रिंग के और कोई स्ट्रक्चर बनाया आपने इसके अलावा? वन रिंग ये वाले कैटेगरी में मैं पूछ रहा हूं, नहीं बनाया। अगला वाला देखते हैं, टू रिंग। अब टू रिंग में हम सोचते हैं, एक बार सोचते हैं, 4 ही कार्बन है, स्पाइरो बन सकता है क्या? क्योंकि अगर एक कॉमन रखते हुए दो इधर छोटा से छोटा रिंग भी बनाओगे, 3 कार्बन का बनाओगे, इधर बनाओगे 3, तो 5 कार्बन हो गए, पॉसिबल। बाईसाइक्लो भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा सॉरी, बाईसाइक्लो है पॉसिबल। ये 4 कार्बन करते हुए बीच में ऐसे अटैच कर, अरे मतलब 4 कार्बन रखते हुए बीच में, मतलब 3 3 कार्बन का 2 है बाबा, वही बात है, डायगोनल अटैच। बाईसाइक्लो बन गया। अनफ्यूज्ड तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोचो जब एक कॉमन कार्बन नहीं ले रहा, अनफ्यूज करके 3 3 6 इंडिपेंडेंट 6 कार्बन। अनफ्यूज का सबसे छोटा पॉसिबिलिटी कब होगा? जब 6 कार्बन, 3 अलग से, 3 अलग से, और वो आपस में जुड़ गए। मतलब टोटल कितने आंसर आ गए? 9 इज द राइट आंसर। कितने लोग का आया था? और यही आया था, कुछ भी और मिस्टेक नहीं किया था, वही हाथ उठा के रखे बस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चले, समझ में आ गया? अब हेडिंग डालो, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर।
क्या डेफिनेशन है भाई इसका, हाउ टू डिफाइन देम? नाम से ही क्लियर है, जिनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। लिखो, molecules having same molecular formula but different functional group, different functional group. Molecules having same molecular formula but what, different functional group. अब अगर इसके अंदर मैं बात करूं, अगर इसके अंदर मैं डिस्कशन करूं तो सबसे पहला नाम लेके चलते हैं, ये बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसको बोलते हैं ईथर। बेटा वैसे तो ये एल्कोक्सी है, सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है, बट जब फंक्शनल आइसोमर की बात आती है ना तो उसमें हेट्रो एटॉमिक स्पीशीज को, खास करके जिसमें मल्टीपल एटम्स होते हैं, उनको भी फंक्शनल की तरह ट्रीट किया जाता है आइसोमरिज्म करते टाइम पे। तो इसको ईथर ग्रुप का पार्ट बोलते हैं। एंड कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये देखो, ये दोनों का ही फॉर्मूला सेम है, कितना है, C2H6O। चेक करो, चेक करो ना, ये एल्कोक्सी है, इपॉक्सी नहीं। इपॉक्सी में एक ऑक्सीजन दो कार्बन से जुड़ा रहता है अलग अलग रिंग के अंदर, ऐसा ये होता है इपॉक्सी, ये इपॉक्सी। मैं अभी क्या बता रहा हूं, ऐसे नहीं जुड़ा हुआ है, दिस इज एल्कोक्सी, मिथॉक्सी। ओ आर याद आ रहा है, एज एल्कोक्सी, ये हमने साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट वाले में कहानी में सुना था। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। पहला लाइन लिखो, अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अल्कोहल बन रहा है तो अंडरस्टूड है कि उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ईथर भी बनेगा। अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर। दूसरा आते हैं, ध्यान से देखो, 3 कार्बन लेते हैं और नाइट्रोजन ले लेते हैं। अमाइंस में बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये अमाइंस है, तीनों के तीनों क्या है, अमाइंस। अमाइंस में डिग्री डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। नॉर्मल एल्कोहल एल्काइल हैलाइड में डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं कि अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री देखो, अगर इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री, तो अल्कोहल भी 3 डिग्री का होगा। एल्काइल हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री देखो, अगर ये 2 डिग्री का है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये अल्काइल हैलाइड भी 2 डिग्री का हुआ, यानी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन अमाइंस के अंदर डिग्री देखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उसमें कैसे देखा जाता है कि अमोनिया का कितना हाइड्रोजन हटा के उसमें कार्बन जोड़ दिया गया। अगर एक हाइड्रोजन हटाते हो, यानी RnH2 जैसा कोई भी R कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये NH2 है तो ये 1 डिग्री अमाइन है। ऐसे ही अगर तुमने 2 हाइड्रोजन हटा दिया, R डैश, ऐसे दोनों सेम भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ कर दिया तो ये होता है 2 डिग्री अमाइन बेटा। ऐसे ही अगर तीनों हाइड्रोजन हटा करके R डबल डैश ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये 3 डिग्री अमाइन। अब एग्जांपल के लिए ये बताओ कौन सी डिग्री का अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन।
ये बताओ 2 डिग्री अमाइन, और ये बताओ। तो प्यारे बच्चों, ये जो तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन है, इन तीनों का फॉर्मूला देखो C3H9N है। चेक करो, तीनों का फॉर्मूला सेम है, चेक करो। अरे सेम होगा यार, पता कैसे, कैसे मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं बिना कुछ काउंट किए हुए? क्योंकि मेरे को मतलब दो चीजों से है, कितने कार्बन है, कितने हेट्रो एटम है, और क्या कोई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है क्या। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है और कार्बन और हेट्रो एटम सेम है, तो हाइड्रोजन को सेम होना ही पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन डिफर तभी करता है जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाए। तो बताओ, इनमें कहीं कोई रिंग बनाया है, कहीं कोई डबल बॉन्ड लगाया है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? समझ में आया? तो इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड है ये? तो क्या बोल सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर फंक्शनल आइसोमर। 1 degree, 2 degree and 3 degree amines are functional isomer. One degree, 2 degree and 3 degree amines are what? Functional isomer. आपने डिग्रीज लिख ली? कैसे डिफाइन करते हैं अमाइंस की डिग्री, उसको एक ब्रैकेट में लिख लेना, द डिग्री ऑफ अमाइन। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताओ, ये अल्कोहल 3 डिग्री का है ना, बोलो। लेकिन अगर मैं यही बता दूं कि ये NH2 लगा है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, ये कौन सी डिग्री का है? ये 3 डिग्री अल्कोहल है, जबकि ये 1 डिग्री। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दोनों का डिग्री डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। इसमें अमोनिया से कितने हाइड्रोजन निकले उससे डिग्री डिफाइन होता है, और बाकियों में जो ग्रुप जो भी ले रहे हैं, अल्काइल हैलाइड या फिर अल्कोहल, वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री कितनी है उससे। आ रहा है सबको समझ में? क्लियर हो गया? तो ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। नाउ नेक्स्ट, कर लिया बेटा? नेक्स्ट आते हैं, चलो आओ देखो ध्यान से। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था C4H6 का स्ट्रक्चर, और उसमें आपने देखा था कि 4 कार्बन में ये एक मॉलिक्यूल आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाईईन। एल्काइन आ रहा था, इनको क्या बोलोगे? डाईईन एंड एल्काइन को क्या बोलोगे? दिस एंड दिस आर फंक्शनल। जबकि देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये दोनों को हम कभी फंक्शनल ग्रुप नेमिंग फॉर्मेट में फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं ट्रीट करते हैं।
तो जो भी सफिक्स वाले पार्ट है ना, याद है ना, ये सफिक्स में इनको भी लिखते हैं एन इन आइन, लास्ट में इन एंड आइन, एंड फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप विद पोजीशन। तो इन एंड आइन को अगर पॉसिबल हो रहा है डाइइन एंड आइन को, तो इनको हम फंक्शनल आइसोमर की तरह ट्रीट करेंगे। इज दैट क्लियर? सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा, एक और बात समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। ये थोड़ी आगे की बात है, बट अभी आप दिमाग में बिठा लो। ये आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें दिख रहा है? अल्कोहलिक दिख रहा है ना? और यहां कौन सा दिख रहा है? बोलो ना। अल्कोहलिक दिख रहा है। अच्छा जी, अब यहीं पे मुझे आपको समझाना है कि ये दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप में नहीं आते हैं। ये अल्कोहलिक है और इसको फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनॉल। फिनॉल की तरह। अब ये आपको अभी ध्यान रखना है कि बेंजीन पे कोई डायरेक्ट OH जुड़ जाए तो अब वो नॉर्मल अल्कोहल की तरह बिहेव नहीं करता है। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। जैसे नॉर्मल अल्कोहल, ये डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा है OH। नॉर्मल अल्कोहल एसिडिक नहीं होता, ये एसिडिक होता है। ये पानी में डालोगे ना, प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन देगा, पीएच सॉल्यूशन का लेस देन 7 आ जाएगा, ये नहीं करेगा ऐसा। तो ये दोनों को एक तरह से नहीं देखते हैं। दिस एंड दिस आर फंक्शनल आइसोमर। इनको कभी भी सेम फंक्शनल ग्रुप मत बोलना। इसका पेरेंट नेम फिनॉल है और इसका पेरेंट नेम नॉर्मल अल्कोहल। फिनॉल एंड ये नॉर्मल। हाँ, ऑफ कोर्स ईथर भी आएगा। अरे वो तो अंडरस्टूड है यार। अगर कोई पूछे कि क्या सर इसका और एक नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकता हूं यार। अभी तो मैं तुम्हें वो दिखा रहा था जो सबसे कंफ्यूजिंग हो, ये भी है। तो दिस एंड दिस आर फंक्शनल आइसोमर। ये ईथर हो गया, ये फिनोलिक ग्रुप है, ये नॉर्मल अल्कोहलिक ग्रुप है। आप की पॉइंट में नोट करके लिख सकते हो, दिस इज एसिडिक इन नेचर बट दिस इज नॉट। सो बोथ द OH हैव डिफरेंट फंक्शंस, इसलिए इनको फंक्शनल आइसोमर की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए मैं इसको अलग से लिखवा दे रहा हूं तुम लोग को। ये अंडरस्टूड नहीं है, ये आप, मैं नहीं लिखवाता तो तुम्हें याद भी नहीं रहता, ऐसा कुछ है। एक H कम नहीं है बेटा, तुम जोड़ोगे तो तुम्हें सेम मिलेगा। बाकी हाइड्रोजन मैंने दिखाया नहीं है ना। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 और 3 7 और 1 8। इसमें काउंट करो, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अंडरस्टूड है ना? यहाँ पे 3 बॉन्ड बने, एक हाइड्रोजन लगेगा, तो हाइड्रोजन सब में सेम। और मैं बोल रहा हूँ ना, उसको देखने का तरीका आप बदलो। सेम नंबर ऑफ कार्बन है वो देख लिया, सेम नंबर ऑफ हेटेरो एटम वो देख लिया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका चेक करो। 3 पाई 1 रिंग, 4 हुआ। 3 पाई 1 रिंग, 3 पाई 1 रिंग, तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम हो, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, हेटेरो एटम सेम हो, तो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे ही। आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यही तो एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। कर लिया बेटा आप लोगों ने? फिनॉल इज एसिडिक एंड नॉर्मल अल्कोहल। यहाँ तक क्लियर है? अब आज मैं आपको और चीज दिखाता हूँ, और तो बड़े आसान आसान से, वो तो आप इजीली पकड़ लोगे। ये बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो। कितने लोग कह रहे हो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 एंड ऑक्सीजन रखते हुए मैं कीटोन भी बना सकता हूँ? और क्या बना सकते हो? अरे बोलो। एल्डिहाइड भी बना सकते हो। और क्या बना सकते हो?
सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन रखना है तो मैं ऐसा भी तो कर ही सकता हूं, इन ऑल। ये भी इनॉल है और ये बगल में लग जाए तो भी इनॉल। इनॉल का मतलब समझ रहे हो ना, इन एज अ आई मीन सफिक्स। कौन सा इन यार, ये एल्कीन वाला। एंड ऑल ओएच। क्या समझ में है? अभी कहानी और लंबी हो सकती है, अभी कहानी बहुत लंबी हो सकती है। क्या दिख रहा है यहाँ पे कि एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक अल्कोहल, ये सारे क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। राइट इट डाउन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O। ये कैसे मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं? हाइड्रोजन तो गिन ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ दो चीजों पे है। पहला, कितने कार्बन है, दूसरा कितने हेट्रोएटम है वो मैच करने चाहिए, और तीसरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मैच करना चाहिए। इसका बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, पाई बॉन्ड 1 है। इसका 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 साइक्लिक है 1। तो सबके फॉर्मूले सेम होंगे। पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं क्वेश्चन कि CnH2nO is a general formula of, answer is ketone. Answer is, it can be for aldehyde, it can be for enols, unsaturated alcohol, it can be for ether having one pi bond, it can be of cyclic alcohol and cyclic ether also, क्योंकि जहां अल्कोहल आएगा वहां ईथर बन सकता। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक आप लोग क्या मजे मजे में पढ़े थे कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। वाह, मजा ही आ गया। फिर एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। आज आपको पता चला CnH2n से यार मैं साइक्लो अल्केन भी बना सकता हूँ। एल्कीन तो बनता ही है। और फिर जब आपने CnH2n-2 किया तो इससे पहले आपको पता था कि सिर्फ एल्काइन बनाएंगे। आज थोड़े तुम लोग बड़े हो गए तो पता चला कि डाइईन भी बना सकते हैं। फिर पता चला थोड़ा और मैच्योर हुए तो डाइईन के साथ साथ मैं एक रिंग 1 पाई वाला या डबल रिंग वाला कंपाउंड बना सकता हूं। इतनी कहानियां यहां कर सकते हैं। जस्ट द इम्पैक्ट ऑफ 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और सोचो हम कहां कहां घूम सकते हैं। मजा आ रहा है घूमने में? आओ क्वेश्चन करते हैं, अभी बहुत मजा आएगा तुम लोग को। एक और लिखवा देता हूं, देन विल डू इट। कीटोन, एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, डॉट डॉट डॉट, और आगे भी बन सकते हैं, आर फंक्शनल आइसोमर्स, आर फंक्शनल आइसो। अब एक क्वेश्चन करिए। हो गया ये इंट्रोडक्शन, लेकिन एक और लास्ट में लिखवा दे रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा? अच्छा चलो गेस करो, देखो तुम्हारा दिमाग कितना काम कर रहा है। गेस करो कि एक मैं ले रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेम नंबर ऑफ कार्बन का एक मैं ले रहा हूं एस्टर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है? इन दोनों का फॉर्मूला देखो क्या है? O2 ना बेटा, दो ऑप्शन है ना। देखो दोनों का फॉर्मूला क्या है? C3H6। क्या समझ में आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर आर फंक्शन। अच्छा मैं यहां नहीं रुकूंगा, इसके आगे भी जा सकता हूं। एक ही पाई बॉन्ड है ना, डिग्री ऑफ कंसोरेशन माने। देखो मैं मतलब तबाही मचा सकते हैं हम लोग इसमें टेक्निकली। दिखाओ, 3 कार्बन रख करके
मैं डाइऑल बना सकता हूं, इन डाइऑल, तबाही तबाही, इन ऑल एन एल्कॉक्सी। साइक्लिक मॉलिक्यूल डाइऑल, कार्बन और होता तो मैं उसमें क्रिएटिविटी ईथर। तो ये सब के सब क्या है, फंक्शनल आइसोमर। बट ट्रेडिशनली एस्टर्स एंड दिस carboxylic acid, ester, enediol, dot are functional isomers। नोट करिए। ये वाले का, इसका नाम इन ऑल भी बोल सकते हैं, अनसेचुरेटेड अल्कोहल भी। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है, अल्कोहल हैविंग पाई बॉन्ड। इन ऑल भी बोल सकते हैं क्योंकि इन है। आ गया सबको समझ में? तो यहां तक बेटा फंक्शनल आइसोमर्स थे। तो टेक्निकली हमारा आइसोमेरिज्म सिर्फ टॉटोमेरिज्म छोड़ के बाकी सब खत्म हो गया है। अब एक सवाल लगाते हैं एंड फिर टॉटोमर इंट्रोड्यूस करूंगा एंड देन विल बी डन विद द लेक्चर। ओके, अगली क्लास से हम लोग स्टीरियो पढ़ेंगे। लिखो, बस एक क्वेश्चन कराता हूं एंड इसमें देखते हैं आप लोग कितना क्रिएटिव हो सकते हो। अब आप इमेजिन कर सकते हो कितनी तकलीफ है। मैंने कुछ तो वैसे ऑलरेडी आपका हेल्प कर दिया है, बट फिर भी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल विद द फॉर्मूला C3H6O। कुछ तो मैंने मदद आपकी पहले ही कर दी है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल विद द फॉर्मूला दिस। डू इट बेटा, डू इट क्विकली। और आंसर मैं पहले ही बता दे रहा हूं, 10 के ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए टेंशन मत लो। निकालो निकालो, फटाफट निकालो।
चलिए बेटा करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले बताओ क्या किया आप लोगों ने। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज इक्वल टू 1 आया है सबका। अब 1 का मतलब पहले कैटेगरीज बनाना है। क्या क्या कर सकते हैं, ओपन चेन, क्योंकि जितना आप कैटेगराइज करोगे उतना आसानी से आपका आंसर आएगा। दूसरा रिंग, ओपन चेन 1 पाई। अब जैसे ही 1 पाई समझ में आया तो दिमाग में आपके आना चाहिए 1 पाई का मतलब हो सकता है पाई बॉन्ड कौन कौन बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन सकता है, एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी बन सकता है। अब मैं इसके अंदर की बात करता हूं, तो कितने कार्बन थे टोटल, 3, एक डबल बॉन्ड डाल दिया। अब मैं क्या करूं, अब OH डाल दूं, OH का पोजीशन चेंज कर दूं, OH का पोजीशन और चेंज कर दूं, कितने इनॉल बन गए। अच्छा, जहां एल्कोहल आता है वहीं पे ईथर भी आ जाता है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, बाइवेलेंट होने की वजह से। बस इतना ही। तो सी डबल बॉन्ड सी के सिर्फ 4 स्ट्रक्चर्स हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल विद C3H6O व्हिच कंटेन सी डबल बॉन्ड सी। पूरा जरूरी नहीं है कि पूरा है, क्योंकि आपको कैटेगोरिकली बीच वाले सारे बनाने पड़ेंगे। तो अब हाथ उठाओ कितने लोग कम से कम सी डबल बॉन्ड सी वाले सही हुए। बहुत बढ़िया, सुपर। अब सी डबल बॉन्ड ओ वाले तो बड़े छोटे से ही है, क्योंकि इसमें क्या बन सकता है, CH3, सी डबल बॉन्ड हो CH3 और ऑक्सीजन को खिसका दो, और डबल बॉन्ड हो का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि भाई 3 कार्बन की लीनियर चेन एंड ब्रांचिंग जैसा कुछ होता नहीं है 3 कार्बन में, तो यही 2 बनेंगे बस। तो 2 यहां से आ गए, 1 2 3 4 यहां से आया और 2 यहां से आया, कितने बने अभी, रिंग में आते हैं। रिंग में अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिंग अब हेट्रो एटम आ गया तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आना चाहिए, क्या हेट्रो एटम रिंग के अंदर जा सकता है, तो हो भी सकता है और नहीं भी। कौन हो सकता है, जो बाइवेलेंट या उससे ज्यादा वैलेंसी वाला, तभी तो रिंग में जाएगा, क्योंकि इधर भी जोड़ना है इधर भी जोड़ना है। जैसे क्लोरीन कभी रिंग के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मोनोवेलेंट है, ये तो जा सकता है ना। तो ऑक्सीजन अगर जा सकता है तो टोटल कितने मेंबर्ड रिंग बन सकती है, 4, 3 कार्बन और एक, 4 मेंबर्ड। ये समझ में आ रहा है ना मैं कैसे दिखा रहा हूं आप, कंटेनिंग ऑक्सीजन, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म। अब अगला क्वेश्चन आएगा 3 मेंबर्ड। अब 3 मेंबर्ड जैसे ही करोगे, ये सारे प्रॉब्लम तब नहीं थे जब सिर्फ कार्बन था। अब 3 मेंबर्ड में आएगा कार्बोसाइक्लिक, मतलब सिर्फ कार्बन रिंग में हो, हेट्रोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक 3 ही कार्बन है, 3 ही रिंग बन ही सकता है, तो OH ओनली 1 स्ट्रक्चर। हेट्रोसाइक्लिक, एक ऑक्सीजन, 3 मेंबर्ड बनाना था, 2 कार्बन डाल दिया, अब एक CH3 बच गया, उसको यहां लगा दो। और कुछ कर सकते हैं इसमें, नहीं कर सकते, कहां कर सकते, और कुछ कर सकते हैं इसमें, देखो और कुछ नहीं कर सकते, 2 रिंग बना नहीं सकते थे, कार्बोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। अब याद है आपको मैंने क्लासिफिकेशन करवाया था एक दिन, कि देख हाइड्रोकार्बन में ये कहानियां होती हैं, साइक्लिक में जाओगे तो ऐसे करके डिविजन्स बना सकते हैं। तब मैं इसी का फाउंडेशन बिल्ड कर रहा था, उस समय तुम्हें पता नहीं चला, ताकि आप आगे जब ऐसे न्यूमेरिकल्स आए तो आप अपने आप को तैयार समझो। आ गया, क्लियर हो गया। तो आंसर कितने हो गए बेटा, देखो 4 और 2 6 और 1 7 और 2, मैंने बोला था 10 से नीचे आएगा आंसर, तो 9 इज द राइट आंसर फॉर दिस। अब आप सोचो सिर्फ 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन ने इतनी तबाही मचा दी, गलती से मैं 1 कार्बन और इंक्रीज कर दूंगा तो क्या कर सकते हो। तो इमेजिन करो ये 9 से कब पता चला 18 20 25 हो जाए, ये बनाते रह सकते हो तुम लोग। क्या ट्राई करोगे घर पे, एक बार घर पे ट्राई करना, विल सी। आपको इन सारी कैटेगरीज के अंदर आंसर करना है, सब डिवीजन करके। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, कौन सा, C4H8O
ये HW क्वेश्चन है जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, आपको हर एक कैटेगरी इसी चीज को मिमिक करने के लिए मैंने दिया है सिर्फ, ताकि आप एक बारी इसी तरह का मॉलिक्यूल का और एक्सपीरियंस ले लो। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? ओके बेटा, तो अब लास्ट हम लोग समझते हैं, क्या बोलेंगे उसको, टॉटोमर। मिटा दो ना इसको, टॉटोमर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, टॉटोमर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर। तो यानी आपको पहली बात टॉटोमर काउंट करने की जरूरत नहीं, फंक्शनल आइसोमर जो आप कर रहे हो वही है। यानी अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा जाए तो बिना इसके पढ़े भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो फंक्शनल आइसोमर का ही एक सब ग्रुप है। तो किसको बोलते हैं भाई, जरूर कोई खास बात होगी, वरना फंक्शनल एंड टॉटोमर अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? जब उसी का एक पर्टिकुलर टाइप है तो कुछ तो खास बात होगी। खास बात यह है कि जो टॉटोमर्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दे को एग्जिस्ट। लिखो, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर where the different form coexist in dynamic equilibrium, where the different forms coexist in dynamic equilibrium, coexist in dynamic equilibrium मतलब दोनों प्रेजेंट होते हैं, coexist in dynamic equilibrium। इज दैट क्लियर? अब उसमें जो पहला नाम आता है वो आता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। बताओ, अभी आपको समझाया था मैंने कीटो फॉर्म, याद आ रहा है? क्या कीटो फॉर्म दिखा था? यही कीटोनिक। इसका जो दूसरा फॉर्म है जिसको हम इनॉल बोलते हैं वो ये, ध्यान देना बेटा, इमीडिएट OH होना चाहिए, दूर जाके नहीं। ये दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट करते हैं, तो 1 and 2 आर टॉटोमर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो आप बता रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 10-12 लेक्चर और ना। उसमें हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारा पार्ट जब पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहां से यहां बदलता कैसे। मतलब ये कोर रिएक्शन मैकेनिज्म के टॉपिक में से एक है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो अभी बस इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूं ताकि आपको नाम सुना सुना सा लगे। अब कहोगे सर कोएग्जिस्ट करते हैं तो दोनों का टेस्ट भी होगा, मतलब अगर इस ग्रुप का टेस्टिंग करें तो ये टेस्ट देता है विथ ब्रैडीज रिएजेंट। ब्रैडीज रिएजेंट, व्हाट इज ब्रैडीज रिएजेंट? नहीं पता? नहीं पता तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। किसमें बेटा? नहीं, एक क्यों बोलोगे, क्या ये दोनों एक ही है? आइसोमर्स है ना, कोएग्जिस्ट करते हैं अलग बात है, आइसोमर तो है, तो इन दोनों को दो ही काउंट करना है। ओके, तो ये ब्रैडीज रिएजेंट का टेस्ट देता है। ब्रैडीज रिएजेंट फॉर्म्स पीपीटी मोस्टली ऑरेंज येलो, येलो ऑरेंज पीपीटी विथ कीटोन एंड एल्डिहाइड।
विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये इसका टेस्ट है कि अगर इसमें ब्रैडीज रिएजेंट यानी ये कंपाउंड डालोगे तो कलर्ड प्रेसिपिटेट आएगा, येलो कलर का आ जाएगा, ऑरेंज का आ जाएगा ना। ये अल्कोहल इवॉल्व हाइड्रोजन विथ सोडियम। बताओ, सोडियम वाटर के साथ या OH वाले कंपाउंड के साथ H2 गैस निकालता है ना। सोडियम को पानी में डालो क्या निकलता है? H2 गैस, NaOH। तो वैसे ये भी तो OH है ना, तो यहां से भी हाइड्रोजन निकलता है। और क्या? फॉर्म्स कलर्ड कंपाउंड विथ FeCl3। फेरिक क्लोराइड के साथ कलर्ड कंपाउंड बनाता है कौन? इनॉल। ये इनॉल का टेस्ट है, इनॉल टेस्ट। इनॉल ये इकट्ठे जो ग्रुप है ना, इसका काम होता है FeCl3 के साथ प्रेसिपिटेट बनाना, कलर्ड। तो कभी आपसे पूछे इनॉल फॉर्म किसका टेस्ट देगा? FeCl3 के साथ। या FeCl3 इनॉल के लिए यूज होता है, ये बात ध्यान रखना है ना, याद रहेगा। तो अगर पूछा जाए ये इक्विलिब्रियम में किसका किसका टेस्ट मिलेगा, तो ब्रैडीज रिएजेंट का भी मिलेगा, विच टेल्स दैट कीटो ग्रुप इज प्रेजेंट। सोडियम के साथ हाइड्रोजन भी देगा, विच टेल्स एल्कोहलिक ग्रुप इज प्रेजेंट, OH, एक्टिव हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। एंड थर्ड कौन सा? FeCl3 विच कंफर्म्स इनॉल। इवॉल्व हाइड्रोजन विथ सोडियम मतलब टेस्ट फॉर OH और एक्टिव हाइड्रोजन। तो उसमें OH है और साथ के साथ इन लगा हुआ है, उसको टेस्ट करना है। तो जैसे अभी कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए, बताओ फिनॉल क्या FeCl3 के साथ टेस्ट देगा? आंसर इज यस। फिनॉल विल ऑल्सो गिव, वाई? बिकॉज फिनॉल इज एन इनॉल। देखो, फिनॉल इज एन इनॉल, so it will give test with FeCl3। ओके, तो ये FeCl3 के साथ कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। हाँ जी, कलर्ड कॉम्प्लेक्स मतलब कंपाउंड ही मान लो, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ये कौन सा कैटेगरी मैंने बताया? कीटो इनॉल, डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे कीटो इनॉल। ऐसे ही दो तीन नाम और है, उसमें डिटेलिंग कुछ भी नहीं है, बस नाम के तौर पे आपको ध्यान रखना है। कीटो इनॉल, मिटा दो इसको। कीटो इनॉल के अलावा नाइट्रोसो ऑक्साइम, मतलब जो दूसरा नाम आता है वो है नाइट्रोसो ऑक्साइम। देखो, नाइट्रोसो ग्रुप सबको पता है ना, N डबल बॉन्ड हो। ऑक्साइम कम लोगों को पता होगा, तो ऑक्साइम समझा देता हूं क्या होता है। ऑक्साइम होता है डबल बॉन्ड N और OH लग जाए, दिस इज ऑक्साइम एंड दिस इज नाइट्रोसो। ये भी को एग्जिस्ट करते हैं, नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। तीसरा नाम आता है नाइट्रो ACI, नाइट्रो AC टॉटोमेरिज्म। उसमें कोई नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप ऐसे है, ये इक्विलिब्रियम में रहता है CH2 डबल बॉन्ड NOH, इनॉल के जैसा ही है, बट क्योंकि नाइट्रोजन है तो इसको इनॉल बोल नहीं सकते हैं, तो ये AC फॉर्म है। और ये कौन सा फॉर्म था? ये AC फॉर्म है, ACI। और ये कौन सा फॉर्म है? ये तो आपको पता है कौन सा फॉर्म है, नाइट्रो, NO यहां माइनस है, ठीक है। नाइट्रो AC टॉटोमेरिज्म। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया? तो बस इतना आपको नोट करना है, कैसे हम नाइट्रो से AC बनाएंगे, कैसे नाइट्रोसो से ऑक्साइम बनाएंगे, इसका जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है
ये आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एंड में बताया जाएगा, जीओसी के बिल्कुल एंड में, ठीक है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है टॉटोमेरिज्म। काउंटिंग के लिहाज से तो हम फंक्शनल के अंदर ही काउंट कर लेते हैं, तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगा कुछ भी। हाँ, n प्लस के नीचे O माइनस है, मैं इसको फिर से बना दे रहा हूँ और थोड़ा ऊपर देखो, ये है CH3, N डबल बॉन्ड O, NO माइनस, डेटिव बॉन्ड होता है ना, इसलिए ऐसा दिखाता है, N प्लस O माइनस, ये प्लस है। नाइट्रो ग्रुप ऐसे ही लिखते हो ना बेटा, इसको नाइट्रो, किसको, ये ऑक्साइम है, OXIME ऑक्साइम, NOH वाले को ही ऑक्साइम बोलते हैं, ये तो नाइट्रोस है, ये देखो ना, नाइट्रो एसी टॉटोमेरिज्म, ACI, नाइट्रो एसी टॉटोमेरिज्म। So with this everyone, we are done completely with structural isomerism. Okay, so अगली क्लास से हम लोग स्टीरियो पढ़ेंगे। That's all.